तो हमारा आज का टॉपिक है मानव प्रजनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। सबसे पहले समझते हैं कि ये मानव प्रजनन तंत्र या प्रजनन किसे कहते हैं। प्रजनन का सीधा सा अर्थ होता है कि अपने समान संतान उत्पत्ति करना, जिससे कि इस पृथ्वी पर हमारा अस्तित्व बचा रहे। हमारे पूर्वजों ने संतान पैदा की, तभी आज हम इस दुनिया में हैं। अगर वो संतानें पैदा ना करते, हमारे दादा दादी से हमारे माता पिता ना होते, या हम होते, या हम अपने बच्चे पैदा ना करेंगे, तो इस पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अब ये जो प्रजनन हुआ है, ये मानव शरीर में किन अंगों से होता है, किस विधि से होता है, इस पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, इसको हम डिटेल से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मानव प्रजनन तंत्र की यदि हम बात करें या प्रजनन की बात करें, तो प्रजनन क्या है? जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, वह क्रिया, वह प्रक्रम, वह कार्य जिससे जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। हम दो, हमारे दो, आज से 10-20 साल पहले था कि हम दो, हमारे 10-15 होते थे। अपने दादा परदादा के 5-5, 7-7 बच्चे होते थे, 10-10 बच्चे होते थे। उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक। प्रजनन जीवों का सर्व प्रमुख लक्षण है। यदि आप जिंदा हैं तो आप में दो गुण तो जरूर होंगे ही होंगे। कौन कौन से गुण होंगे? दो। एक होगा आप में वृद्धि का गुण, और दूसरा होगा आप में प्रजनन का गुण। आप छोटे से पैदा हुए थे, आप बड़े भी हो गए, और आप बच्चे भी पैदा करोगे। यही आपके जिंदा होने के लक्षण हैं। ये जो पेन है, ये इतना बड़ा था, इतना बड़ा ही रहेगा, और ये नए पेन पैदा नहीं करेगा, इसलिए ये निर्जीव है। मैं 2.5 किलो का था, 70 किलो का हो गया, मेरे 2 बच्चे हो गए, तो ये सब क्या है? मेरे जिंदा होने के लक्षण। समझ आ रही है आपको बात? तो सजीव, आवाज नहीं आ रही? आवाज में दिक्कत आ रही क्या आप लोगों को? क्या गूंजती है? तो एक काम कर, इसकी वहां से कम मत कर, कंप्यूटर से, यहाँ से सिस्टम कम कर दे, या कम करी मत। वो जितनी है उतनी रहने दे। वहां से अकेला माइक बंद, ये वाला बंद कर दे, ये वाला सिस्टम, जो मत बंद मत करिए। हाँ, क्या कर रहा है? दो ही बंद कर दिख रहा है, बस बस हो गया, बंद हो गया। अब उसमें आवाज आ रही होगी? ठीक है, अब ठीक है। माइक बंद ही कर दिया मैंने। मैथ की क्लास में नहीं गूंजती क्या आवाज? है क्या? मतलब बोलते नहीं है तो आवाज गूंजती है, तो बोलते क्यों नहीं हो? है? स्लो बोलते हैं साफ आती है, मैं तेज बोलता हूं तो है मेरी गूंजती है। मेरी तेज बोलने की आदत है। चलो ठीक है, अपन ये इसकी बात करते हैं। तो भाई मानव प्रजनन तंत्र की बात कर रहे हैं, तो प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, और प्रजनन सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है। ठीक है। अब देखिए, इस पृथ्वी पर जीव जातियों की सततता प्रजनन के फलस्वरूप ही संभव हो पाई है। सततता मतलब जो निरंतर जीव हैं, हजारों करोड़ों सालों से और हजारों करोड़ साल बाद भी रहेंगे, ये जो निरंतरता चली आ रही है, ये काय की बदौलत है? ये प्रजनन की बदौलत है। हम हैं, हमसे पहले भी लोग थे, हमारे बाद भी लोग होंगे, तो ये काय की वजह से है? क्योंकि हम सब बच्चे पैदा करते हैं। इस प्रकार प्रजनन वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी ही जैसी अन्य उर्वरक संतानों की उत्पत्ति करते हैं। उर्वरक शब्द इसलिए आया है क्योंकि ये संतानें भी आगे बच्चा पैदा करेंगी। ठीक है। देखिए, इस प्रकार अपनी संख्या में वृद्धि कर अपनी जाति के अस्तित्व को बराबर बनाए रखना उसे विलुप्त होने से बचाता है, और जीवों के प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग, रिप्रोडक्शन ऑर्गन कहते हैं। ठीक है। तथा एक जीव के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहते हैं। तो जीवों के प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो अंग होते हैं, उन्हें प्रजनन अंग कहते हैं,
और इन्हीं सभी प्रजनन अंगों से मिलकर क्या बना होता है, प्रजनन तंत्र बना होता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम बना होता है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। अब अगर हम इसमें आगे देखें, अगर अपने नोट्स से अपन देखें तो मानव प्रजनन तंत्र यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करें, कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे कि आपने देखे होंगे एक कोशिका वाले जीव है, जैसे अमीबा पैरामीशियम, सुना है नाम? वो अपने आप में से ही दो जीव नए पैदा कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनके एक ही शरीर पर नर जननांग और मादा जननांग पाया जाता है, जैसे केंचुआ या कुछ छोटे छोटे जीव जिनमें अलग नर या अलग मादा नहीं होती। लेकिन हम अगर मनुष्य की बात करें तो नर जननांग अलग शरीर में होता है, मादा जननांग अलग अलग शरीर में होता है, यानी नर अलग होता है, मादा अलग होती है। तो दोनों, हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। क्या है? मनुष्य एक लिंगी प्राणी। क्लियर ना? अब जब मनुष्य एक लिंगी प्राणी है तो हमको पहले एक किसी जनन तंत्र को पढ़ना होगा। या तो मानव में हम पहले नर जनन तंत्र पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में हम मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, आवाज आ रही पीछे आपको? ठीक है, तो क्या लिखा है देखिए नोट्स में, भी से आप नोट्स में देख सकते हैं। मानव प्रजनन तंत्र ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, मानव एक लिंगी प्राणी है, यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी से तात्पर्य समझ गए आप, एक शरीर में एक ही लिंग अस्तित्व में होता है। ठीक है, अर्थात नर और मादा लिंग अपना अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। नर लिंग अलग जीव में है, मादा लिंग अलग जीव में। जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, शुक्राणु यानी इंग्लिश में हम स्पर्म कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नर कहलाते हैं। और जो अंडाणु यानी कि ओवम उत्पन्न करते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या? मादा। ठीक है, क्या कहा जा रहा है ध्यान से देखिए कि जो जीव केवल क्या, मनुष्य में जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उन्हें हम नर जनन अंग या नर जीव कहते हैं, और जो अंडाणु अर्थात इंग्लिश में ओवम पैदा करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मादा जनन तंत्र या अंग या मादा शरीर जीव कहते हैं। तो जिन जीवों में केवल अंडाणु उत्पत्ति होती है उन्हें मादा कहा जाता है। मानव प्रजनन तंत्र अन्य जंतुओं की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित और जटिल होता है। मानव में अंडे का निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। अब ये फैलोपियन नलिका क्या होती है? तो इस अंडा कहाँ बनता है? मादा के शरीर में। मादा के शरीर में जो मादा जनन अंग होते हैं उन्हीं में से, जैसे गर्भाशय, योनि, ग्रीवा, ऐसे ही क्या होती हैं अंडवाहिनी, इन्हीं को कहा जाता है फैलोपियन नलिका। आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आपको चित्र के माध्यम से बताऊंगा कि फैलोपियन नलिका में अंडे का क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, यानी कि सरल सी भाषा में अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं और एक बच्चे का, भ्रूण का, जायगोट का, युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट ये था कि भाई निषेचन कहाँ पर होता है? तो फैलोपियन नलिका में होता है। समझ गया मेरी बात? फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। फैलोपियन नलिका को हिंदी में अंडवाहिनी कहते हैं। ठीक है, फैलोपियन नलिका में तथा भ्रूण तथा भ्रूणीय तथा गर्भाशय में होता है मानव होते हैं। जरायुज का मतलब होता है कि जो सीधे पेट से बच्चे पैदा करते हैं। तो वो 3 प्रकार के जीव होते हैं। आपको मैंने जब जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ाया था तो जो स्तनपायी होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक जो अपने पेट से सीधा बच्चा पैदा करते हैं उन्हें हम जरायुज कहते हैं। एक जो अपने पेट से सीधा पहले अंडा पैदा करते हैं फिर अंडे से बच्चा होता है, जैसे पक्षी देखे हैं आपने। ठीक है, पक्षी अलग स्तनपायी नहीं है, पक्षी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते। लेकिन जैसे कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे कि अपने घर में वो घूमती रहती है कि स्तनपायी मैमल्स, क्या नाम उसका? अरे वो चूहे जैसी होती है, छछूंदर, है ना? तो देखो समझिए कि कुछ जो सीधे अंडे पैदा करते हैं उन्हें अंडज कहते हैं, कुछ जो सीधे बच्चे पैदा करते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो ना अंडा पैदा करते हैं ना सीधा बच्चा पैदा, और अविकसित बच्चा पैदा करते हैं, पूरे तरीके से
डेवलप बच्चा नहीं होता। जैसे कि आपने कंगारू देखा होगा, कंगारू के ना अंडा होता है ना सीधा बच्चा होता है पूर्ण विकसित, अविकसित बच्चा पैदा होता है। उसके पेट में एक थैली होती है। बच्चा पैदा होने के बाद उस बच्चे को कुछ समय तक, जब तक वो परिपक्व ना हो जाए, उसे अपनी थैली में रखता है। देखा है आपने, टीवी पे देखा वो, कम से कम कंगारू देखा है, ठीक है। तो मनुष्य कैसा प्राणी है? जरायुज। जरायुज का मतलब क्या होता है? जो सीधे बच्चे पैदा करता है, शिशु को जन्म देता है, ठीक है। अर्थात सीधे शिशु को जन्म देते हैं। अगर हम बात करें मानव जनन अंग, मादा में 12 और 13 वर्ष की उम्र में और नर में 15 से 18 वर्ष की उम्र में प्राय क्रियाशील हो जाते। 12 से 13 वर्ष में मादाओं का, स्त्रियों का जनन तंत्र सक्रिय हो जाता है, मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है। यानी कि अंडाणु, मासिक धर्म की शुरुआत का मतलब क्या है? कि अंडाणु का निर्माण होने लगा है, ओवम अंदर बनने लगा है, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा पुरुष की बात करें तो उसमें स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच में होने लगता है। क्लियर हो गया? ये आप ये उम्र याद रखेंगे। साथ ही देखिए, प्रजनन अंग भी कुछ हार्मोन का स्त्राव करते हैं। हार्मोन्स बहुत महत्वपूर्ण चीज होती हैं, क्योंकि आपकी संबंध विभिन्न प्रकार की क्रियाविधि को यह सक्रिय करते हैं, एक्टिव करते हैं। न केवल शारीरिक लक्षण प्रदर्शित करते हैं, सेक्सुअल लक्षण भी प्रदर्शित करते हैं। एक जो लड़कों का लड़कियों के प्रति आकर्षण है, या लड़कियों का लड़कों के प्रति जो आकर्षण है, जो झुकाव है, जो लगाव है, वो वास्तव में इन्हीं हार्मोन्स के वजह से होता है। जो लड़के होते हैं, नर होते हैं, उनमें हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? और ऐसे ही लड़कियों में एक हार्मोन होता है, इसका नाम होता है एस्ट्रोजन। क्या नाम होता है? टेस्टोस्टेरोन नर में पाया जाता है और एस्ट्रोजन मादा में पाया जाता है। इसके अलावा भी कुछ लड़कियों में एक दो हार्मोन्स और होते हैं जो जनन हार्मोन्स ही कहलाते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सन। प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सन। लड़कों में केवल एक ही है, वो है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, वो केवल लड़कों में पाया जाता है। और लड़कियों में 3 हार्मोन होते हैं। कौन कौन से? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। ये 3 हार्मोन किसमें पाए जाते हैं? ये 3 हार्मोन लड़कियों में पाए जाते हैं। हालांकि तीनों के काम अलग अलग होते हैं, तीनों के काम अलग अलग होते हैं। ये हार्मोन क्या काम करते हैं अगर लड़कों में या लड़कियों में देखे जाए तो ये जिस लिंग के आप हैं, नर या मादा, आप में उस लिंग के लक्षण पैदा करते हैं। जैसे लड़कियों के दाढ़ी मूछे नहीं है, लेकिन लड़कों के दाढ़ी मूछे हैं। क्यों है भाई ऐसा? क्योंकि उनमें अलग हार्मोन है, इनमें अलग हार्मोन। लड़कों का जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उसी की वजह से आपकी दाढ़ी मूछे हैं, आपके कंधे चौड़े हैं, आपकी आवाज में भारीपन है, आप में एक अलग टाइप का व्यक्तित्व है, लड़कियों से अलग है। लड़कियों में एस्ट्रोजन पाया जाता है, उसी के वजह से लड़कियों की आवाज पतली है, या वक्षस्थल का बड़ा होना है, फूलों का चौड़ा होना है, या अंतः बालों का उगना है। ये सब लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपने लिंग के अनुसार प्रदर्शित किए गए लक्षण। वो अलग बात है कि किसी व्यक्ति के हार्मोन्स में गड़बड़ी हो जाए। मान लीजिए किसी लड़की में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ने लगे, तो वो लड़की फिर दबंग टाइप की लड़की, आपने दबंग गर्ल देखी होगी, है ना, मर्द टाइप की लड़की हो जाती है। होती कि नहीं होती? कुछ आपने लड़कों को भी देखा होगा जहां टेस्टोस्टेरोन की मात्रा घट जाती है, करण जौहर टाइप, पूरे मटकने वाले। तो ये अब हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब बेचारे उनकी क्या गलती है यार, वो भगवान ने उन्हें बना दिया तो वैसे हैं। तो ये हार्मोन्स का ही कारण है, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं हम, ऐसे परिवर्तन मादा में प्राय वक्ष और जननांगों का बाल उगने तथा नर में दाढ़ी मूछों से आने से परिलक्षित होता है। मानव में नर तथा मादा प्रजनन अंग पूर्णतः अलग अलग होते
नर के जनन अंग अलग हैं, मादा के जनन अंग अलग है। ठीक है, चलिए अब हम जब समझ गया कि नर जो प्रजनन तंत्र क्या है, प्रजनन अंग क्या है, अब हमारे पास दो प्रजनन अंग हैं, नर का अलग है, मादा का अलग है। तो हम सबसे पहले एक प्रजनन अंग की बात करेंगे, वो है नर जनन अंग। इसके बाद पढ़ेंगे मादा जनन अंग। ठीक है, तो ये आपके सामने चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये नर जनन अंग का चित्र है। अब हम इस चित्र में कौन कौन से अंग हैं और उन अंग से मिलकर बना है पूरा प्रजनन तंत्र, तो हम एक एक अंग को देख लेते हैं। पहले भाई सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जहां पर शुक्राणु का निर्माण होता है, स्पर्म बनते हैं, वो है हमारा क्या, वृषण। क्या है, वृषण। ये जो वृषण दिख रहा है आपको, ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है, वृषण। ये दो जोड़ी होते हैं और एक थैली नुमा संरचना में शरीर से बाहर होते हैं। शरीर से बाहर क्यों होते हैं, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि स्पर्म का जो निर्माण होता है ना, शुक्राणु का जो निर्माण होता है, वो शरीर से 2-3 डिग्री कम तापमान पर होता है। इसलिए शरीर से बाहर थैली नुमा संरचना, जिसे हम वृषण कोष कहते हैं। क्या कहते हैं, दो होते हैं वृषण, शरीर से बाहर थैली नुमा संरचना में होते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है, स्पर्म या शुक्राणुओं का निर्माण करना। क्योंकि जनन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है क्या, शुक्राणु। तो शुक्राणु जाके मादा के गर्भ में अंडाणु से मिलेगा और निषेचन करके युग्मनज, जायगोट, भ्रूण या बच्चे का जन्म होगा। तो भाई ये जो शुक्राणु का निर्माण कहाँ हो रहा है, वृषण में। और वृषण, मान लीजिए ये वृषण है और वृषण के ऊपर एक बहुत ज्यादा घुमावदार संरचना पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं अधिवृषण। क्या होता है, वृषण के ऊपर ही कुंडलित नलियों की संरचना क्या कहलाती है, अधिवृषण। वास्तव में इस अधिवृषण का काम ये होता है कि ये उन शुक्राणुओं को जो अभी यहाँ पर बने थे, उनको अपने अंदर लेके आती है और उनको परिपक्व करती है। क्या करती है, परिपक्व। साथ में ही इसमें कुछ हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण भी होता है, और ये फिर आगे जाके एक नली में बदल जाता है। ये जो नली जा रही है, इस नली को कहते हैं हम क्या, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी आपको नाम से ही क्लियर हो कि इसमें शुक्राणु निकल के शुक्राणुओं को ले जाने वाली नली। ये नली आगे गई, इस तरीके से आगे नली पहुंची और यहाँ पर ये जो शुक्राणु इकट्ठा हो जाते हैं, जो बन के तैयार थे वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो इस जगह को कहते हैं शुक्राशय। क्या कहते हैं, यानी कि वह स्थान जहां पर स्पर्म इकट्ठे होते हैं, शुक्राणु इकट्ठे होते हैं, उसे क्या कहते हैं। अब आपको ऊपर ये गोल गोल संरचना दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं मूत्राशय। क्या कहते हैं, और ये मूत्राशय में दो नलियां होती हैं, जिनके ऊपर हमारी क्या होती हैं, दो किडनियां। किडनियों में खून छनता है और खून छनकर ही क्या बनता है, मूत्र बनता है, यूरिन का निर्माण होता है, और मूत्र इस मूत्राशय में इकट्ठा होता रहता है। समझ में आ रही मेरी बात, मूत्राशय में इकट्ठा होता रहता है। जब मूत्राशय भर जाएगा, इस पर दबाव ज्यादा होगा, तो फिर ये मूत्र मार्ग, ये जो नली है, ये मूत्र मार्ग जो हमारे शिश्न में, पेनिस में खुलती है, से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। समझ आ रही मेरी बात। अच्छा, आप एक चीज देखो यहाँ पर कि दो मूत्राशय से जो नली है दिख रही है, और जो शुक्राशय की नली है, ये दोनों नली अलग अलग नहीं है, एक ही नली है। समझ में आ रही, दो नली अलग अलग नहीं है, एक ही नली है। इसी से मूत्र को बाहर निकलना है, उसी से शुक्राणुओं को बाहर निकलना है। ठीक है, अब इसी जब यहाँ पर ये जो मैच हो रहा है, दोनों नली मिल रही हैं, वहां पर एक ग्रंथि होती है, जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं, पृष्ठ ग्रंथि कहते हैं। इससे एक तरल लसलसा पदार्थ निकलता है, तरल लसलसा पदार्थ निकलता है। यह संभोग की प्रक्रिया से कुछ सेकंड पहले की बात होती है। अब ऐसा क्यों होता है, संभोग से पहले
आपके शिशन से एक लसलसा पदार्थ स्त्रावित होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप समझिए, इसी से मूत्र निकलना है, इसी से शुक्र निकलना है। वो शुक्राणु बहुत ही सेंसिटिव चीज होती है। शुक्राणु बहुत ज्यादा तापमान या कोई बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्शन ऐसी चीजों के संपर्क में आए और तुरंत नष्ट। इसलिए प्रकृति द्वारा की गई व्यवस्था है कि ये लसलसा पदार्थ निकलेगा जिसमें जीवाणु नाशक तत्व होते हैं। किसी प्रकार का अवरोध हो या कुछ भी हो, पहले से ही साफ कर दिया जाता है, क्योंकि शुक्राणु बड़ी आसानी से स्खलित हो जाए। स्खलित होना मतलब निकल जाए। नहीं आ रही मेरी बात? तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। और उसके बाहर जो ये जो अंग आपको दिखाई दे रहा है, ये है सिसिन। क्या है? सिसिन। इसे इंग्लिश में हम पेनिस कहते हैं। ये मांसल अंग होता है, इसमें किसी प्रकार की हड्डी नहीं होती। इसमें नसों का या रक्त वाहिकाओं का बहुत बड़ा जाल होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा जाल होता है इसका। ये रक्त वाहिकाओं का जाल होने से क्या होता है कि जब भी आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ेगी या आप संभोग की अवस्था में आएंगे, जब आप में कामुकता बढ़ेगी, जब आप ऐसा कुछ दृश्य देखोगे या ऐसा कुछ विचार करोगे, तो आपके मस्तिष्क में जो कोशिकाएं हैं वो सक्रिय होंगी। पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन्स छोड़ेगी, वो हार्मोन्स पहुंचेगा टेस्टोस्टेरोन ग्रंथि के पास, वृषण के पास, और वहां से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा। और जैसे ही हार्मोन निकलेगा तो इनमें जो भयंकर जो नसें थी, जो ज्यादा नसें जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये नसों में रक्तस्राव खून की मात्रा अत्याधिक बढ़ जाती है। तो यह मासल जो अंग है यह एकदम सख्त और कड़ा हो जाता है। और इसी अंग के द्वारा मादा के शरीर में शुक्राणुओं को योनि के द्वारा गर्भाशय ग्रीवा में छोड़ा जाता है। ठीक है? शर्म मरम नहीं लग रही? विज्ञान है, जो ही पढ़ने पड़ेगी, ऐसे ही पढ़ने पड़ेगी, है ना। अब जाए मैं क्या कहता हूँ, जो है वही तो कहूँगा। हम लोगों के साथ एक बड़ी समस्या है कि अपन नेक नेक से मोड़ा मोड़ी बने रहते। बचपन से हमको यही सिखाया गया, नहीं सेक्सुअल बात तो करना ही नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। नहीं सिखाया गया? हमने हमारे ग्रंथों में बड़ा पड़ा हुआ है। हमारे पूरे बाबा मर गए क्या क्या ब्रह्मचार्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य अपनाओ, कोई कोई फालतू बात नहीं। अरे बेवकूफ हो, सब ब्रह्मचर्य कर रहे होते तो तुम और हम कहां से होते, है ना। ईश्वर को तो किसी ने नहीं देखा। हम सब कहते हैं कि ईश्वर ने सब संसार को बनाया, और ये विचार है, दर्शन है, फिलॉसफी है। पर भाई आपको स्पष्ट तो दिख रहा है कि तुम्हारे बाप मैतारी के मिलने से तुम पैदा हुए हो। तो ये एक ऐसी नैसर्गिक प्रक्रिया है जिसमें हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो हमारे अनजाने से, ना जानने के कारण ही फैल जाती। लाइलाज बीमारियां, जैसे कि आपने नाम सुना होगा एड्स का। अब व्यक्ति नहीं जाने इसके बारे में, बहुत से ऐसे रोग होते हैं, लड़कों को भी लड़कियों को तो और ज्यादा। ये गुप्त रोग जो समस्याएं हैं बहुत ज्यादा बेचारी, क्योंकि लड़कों में तो चलो ठीक है, फिर भी मुंह पटा के दोस्तों से शेयर करके बात करके पहुंच भी जाए। लड़कियां तो बेचारी और ज्यादा, क्योंकि माता अगर घर में कोई महिला ऐसी नहीं है तो इन बीमारियों के कारण बड़ी बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। भारत में बहुत ज्यादा महिलाएं गर्भाशय के कैंसर से और ब्रेस्ट कैंसर से मारी जाती है। पता है आप लोगों को? स्तन में कैंसर हो जाता है, छोटी मोटी गांठ पड़ी, अपन इग्नोर कर रहे हैं, होगा कुछ होगा, ठीक हो जाएगी, लेकिन मालूम चला कि ब्रेस्ट में कैंसर था, जिंदगी चली गई। इससे बेहतर है कि आप कम से कम सेक्स एजुकेशन के बारे में खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पहला इतना जागरूक करते रहें। जब वो टीन एज में आ जाएं, जब वो किशोर अवस्था में आ जाएं, 12 से 18 के बीच में बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि हम सब लोग उस समय हमारे समाज के द्वारा जो बनाया गया ऑरा है, या एक प्रकार की फिल्म बना दी है हमारे दिमाग में, उससे हम इस चीज को बड़ी हीन भावना से, बड़ी गिल्टी भाव से देखते हैं, और हम अपनी बातों को ना किसी के सामने कह पाते हैं, ना सुन पाते हैं, और परिणाम यह होता है कि रास्ते भटक जाते हैं। तो आपको ये मानव जनन अंग के सभी अंग समझ में आ गए? नर जनन तंत्र के कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वृषण। 2 होते हैं, क्या होता है इनमें? शुक्राणु बनते हैं। उसके ऊपर क्या कुंडल संरचना क्या कहलाती है? अधिवृषण। वृषण वृषण कोष में बंद रहते हैं,
शरीर से बाहर रहते हैं क्योंकि तापमान कम चाहिए शुक्राणुओं के प्रजनन का। शुक्राणु बनते हैं शुक्र वाहिका से, आ जाते हैं, इकट्ठा होते हैं शुक्राशय में। शुक्राशय के बाद में शुक्र वाहिका आगे जाती है मूत्र नलिका में। मूत्र नलिका में ऊपर जो है मूत्राशय से मूत्र भी आता है और वहीं से शुक्र निकलते हैं। ऊपर पाई जाती है प्रोस्टेट ग्रंथि जो इससे विशेष प्रकार के द्रव का स्खलन करती है। अब मानव शुक्राणु श्वसन के माध्यम से मादा के अंग में पहुंच जाते हैं। सिंपल सी प्रक्रिया। अब थोड़ा सा डीपली चलते हैं इसमें। जैसे शुक्राणु क्या है, उसकी संरचना कैसी होती है ना। एक बार के स्खलन में कितने शुक्राणु निकलते हैं, शुक्राणु का जीवन काल मानव शरीर में कितना है, शरीर में जब बन गया तो वो कितना है, और शरीर से बाहर निकल गया तो कितने समय तक जिंदा रहेगा, स्त्री के शरीर में पहुंच गया तो कितने समय तक जिंदा रहेगा, किस तरीके से ये शुक्राणु जो होते हैं अंडाणु से निषेचन करते हैं, ये सारी प्रक्रिया अपन डिटेल से देखते हैं। चलिए थोड़ा समझते हैं क्या कह रहे हैं भाई। देखिए, नर प्रजनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन कोशिका उत्पादित करने वाला अंग और जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाला अंग। ये जनन कोशिकाएं पैदा कर रहा था वृषण, और ये श्वसन जनन कोशिकाओं को कहां तक पहुंचा रहा है, जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाला अंग संयुक्त रूप से नर प्रजनन तंत्र कहलाता है। मानव नर के प्रजनन तंत्र में मुख्य लैंगिक अंग सेक्स ऑर्गन और संबंधित रचनाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं? नंबर 1 वृषण, वृषण कोष। 2 वृषण होते हैं जो एक थैली में बंद होते हैं, थैली को क्या कहते हैं? वृषण कोष। आदि वृषण एक कुंडलित संरचना जो वृषण के ऊपर पाई जाती है। शुक्र वाहिका जिसे शुक्राणु बहते हैं, शुक्राशय या शुक्राणु इकट्ठे होते हैं, मूत्र मार्ग, सिसिन और पुरस्त या प्रोस्टेट ग्रंथि। यही आपको दिख रहा है यहाँ पर। ज्यादा कठिन तो है नहीं, बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा अंग भी नहीं है। चलिए नोट्स में देखेंगे आप वृषण और वृषण कोष के बारे में पहले बात करते हैं। वृषण नर जनन ग्रंथि है, ठीक है, जो अंडाकार होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। वृषण नर में पाए जाने वाले प्राथमिक जनन अंग प्राइमरी, क्योंकि इन्हीं में क्या बनने वाले हैं? शुक्राणु बनने वाले, इसलिए क्या कह रहे हैं? प्राइमरी अंग। वृषण त्वचा की बनी थैली जैसी रचना में स्थित होते हैं जो शरीर से बाहर लटकी रहती है। इसे वृषण कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण कोष कहते हैं। अंग्रेजी में ये लिखा है, पढ़ लेना। वृषण की कोशिकाओं द्वारा नर युग्मक अर्थात शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु स्पर्म उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होना चाहिए। अंडरलाइन कर लेना, कभी प्रश्न बने कि वृषण कोष शरीर से बाहर क्यों होता है, क्योंकि जहाँ शुक्राणु का निर्माण होना है वह शरीर के तापमान से थोड़ा सा तापमान कम चाहिए, ठीक है। यही कारण है कि वृषण उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा मतलब पेट के, ये पेट मतलब उदर, गुहा मतलब खाली स्थान के बाहर होते हैं, बाहर वृषण कोष में स्थित होते हैं। और एक औसत स्खलन में, स्खलन मतलब एक बार जो वीर्य, एक बार जो आपका स्पर्म निकलता है उसमें 1 चम्मच शुक्रस्राव होता है। अगर उसमें शुक्राणुओं की मात्रा को काउंट किया जाए तो वो कितनी होती है? 20 से लेकर 20 लाख तक हो सकता है। 20 शुक्राणु भी हो और हो सकता है 20 लाख शुक्राणु भी हो। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये शुक्राणु है, इन्हें माइक्रोस्कोप से जूम करके दिखाया गया। अगर इसकी संरचना को मैं और डिटेल में देखूं तो ये शुक्राणु की संरचना होती है। इसका सबसे पहले जो आगे अग्र भाग होता है इसे हम शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष। और इसका जो मध्य भाग होता है इसे हम बोलते हैं ग्रीवा। क्या बोलते हैं? ग्रीवा। और लास्ट का जो हिस्सा होता है वो होता है पूंछ। क्या होती है? पूंछ। समझिए, जो आगे वाला हिस्सा होता है उसमें केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक और गुणसूत्र क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और जो बीच वाला हिस्सा होता है इसमें देखो, इसमें वैसे तो बहुत सारी चीजें, पर मेनली हमें क्या याद रखना है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या याद रखना है? बात समझ में आ रही है? क्यों बता रहा हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया बीच वाले हिस्से में आपको याद रखना है। देखो, मादा के शरीर में शुक्राणुओं को सिसिन के द्वारा, पेनिस के द्वारा छोड़ दिया गया। अब उसके बाद भी तो उन शुक्राणुओं को आगे की ओर गति करना है, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, वो कहां पर होगा? वो गर्भाशय में भी नहीं होगा, गर्भाशय के अंदर फैलोपियन नलिकाओं में होगा। कहां होगा? तो उस शुक्राणुओं को जहां अंडाणु है वहां तक तो पहुंचना पड़ेगा।
तो वहां तक पहुंचने के लिए गति जरूरी है। क्या जरूरी है? उनका चलना जरूरी है। तो वो काय के वजह से चलेंगे? तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से काय चलेंगे भाई? चलने के लिए चाहिए ऊर्जा, एनर्जी, और एनर्जी कहाँ बनती है? इसलिए मध्य वाले हिस्से में, ग्रीवा वाले हिस्से में क्या पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो शुक्राणुओं को आगे चलने के लिए प्रेरित या शक्ति प्रदान करती है। आई बात समझ में? ये बहुत छोटे होते हैं शुक्राणु, आपको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देंगे, इनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। और इनको नापने के लिए कोई तुम सेंटीमीटर, मीटर या बीता से नहीं नाप पा रहे, इंच से नहीं नाप पा रहे, इनके लिए बहुत ही छोटी इकाई चाहिए नापने की, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोन। क्या बोलते हैं? शुक्राणु का नापा जाता है माइक्रोन। एक बार के स्तन में 20 से लेकर 20 लाख तक स्पर्म हो सकते हैं। ठीक है। शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रोन होती है। कितनी होती है? ये अंडरलाइन करिए नोट्स में, कितनी माइक्रोन होती है? 5 माइक्रोन। ये भी अंडरलाइन कर लेना, 20 से 20 लाख होते हैं। यह 3 भागों में विभाजित रहता है। कौन कौन से? सिर, ग्रीवा और पुच्छ। ये इसका सिर है, ये इसकी ग्रीवा है, ये इसकी पूंछ। ठीक है। शुक्राणु शरीर में 30 दिन तक जीवित रहता है। साइंस पढ़ा रहा हूं, आपने सुना होगा भैया कि वीर को फालतू में स्खलित मत करो, आपके शरीर में फिर इतना खाना से 4 बूंद खून बनता है, इतने खून से 1 बूंद वीर बनता है, और फालतू वेस्ट कर रहे हो। अरे हराम करो, ना भी करो तभी 30 दिन में वो खत्म वैसे ही हो जाएगा। बनेगा बनेगा, अगर या तो उसका यूज हो जाए, शरीर से बाहर निकलेगा। उसका काम क्या है? शुक्राणु का काम केवल बच्चे पैदा करने के अलावा कोई और काम है ही नहीं। ठीक है। आपको कोई ये बहुत शक्ति वक्ति प्रदान नहीं कर रहा है कि आप बहुत बड़े पावरफुल हो जाओ। शक्ति प्रदान करने के लिए मसल्स चाहिए, शरीर में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा चाहिए। ठीक है। हाँ, अति सर्वत्र वर्जते, अति तो तुम रोटी खा लो बासे ही मर जाओगे, है ना। तो 30 दिन तक ये शरीर में जिंदा रहता है। कौन के शरीर में? मानव नहीं, नर शरीर में, जे के भीतर बन में, बाकी शरीर की बात कर रहा हूं। और यदि बाहर निकल गया तो कहां पहुंचेगा? स्त्री शरीर में। तो स्त्री के शरीर में ये 72 घंटे जिंदा रहता है। कितने रहता है? यदि निषेचन होना है, बच्चा पैदा होने की प्रक्रिया, यानी कि शुक्राणु अंडाणु से मिल जाए, तो 72 घंटा के भीतर भीतर मिल गया तो ठीक, अन्यथा फिर वो 72 घंटे बाद स्त्री के शरीर में भी मर जाता। आपने एक टैबलेट का नाम सुना होगा, अनवांटेड 72 टैबलेट करके आती है ना। इस अवस्था में सब सुनी लेते हो तुम लोग। तो वो 72 घंटे वाली जो टैबलेट है ना, वो इसलिए बनाई गई है कि अगर आप नहीं चाहते थे आपका अनैच्छिक शुक्राणु मादा के शरीर में भेज दिए गए, तो अब आप चाहते हैं कि बच्चा पैदा ना हो, तो आप 72 घंटे के अंदर वह टैबलेट खा सकते हैं, जिससे वो शुक्राणु अंदर ही शरीर में मर जाए। ठीक है ना। 72 घंटे के अंदर। तो क्या लिखा है? जबकि मैथुन के पश्चात, मैथुन मतलब संभोग के पश्चात, स्त्रियों में केवल 72 घंटे तक जीवित रहते। ठीक है। वृषण में एक प्रकार का द्रव भरा रहता है। ये जो वृषण है ना, ये जो वृषण है, इनमें एक प्रकार का लिक्विड पदार्थ भरा होता है। ठीक है। जिसे वृषण द्रव कहते हैं। वृषण का प्रत्येक खंड शुक्र जनन नलिकाओं से भरा रहता है। प्रत्येक खंड में क्या होती हैं? ऐसी नलिकाएं होती हैं, इनमें क्या बनता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। ये नलिकाएं छल्लेदार होती हैं। शुक्र जनन नलिकाओं के बीच अंतराली कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, जो नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के स्त्राव करती हैं। देखो, वृषण के मध्य में ही क्या पाई जाती हैं? कुछ नलिकाएं पाई जाती हैं, जो नरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। लड़कों में लड़कोचित जो लक्षण है वो काय के वजह से हैं? टेस्टोस्टेरोन के वजह से। दाढ़ी मूछों का आना, कंधों का चौड़ा होना, आवाज का भारी होना, है ना, व्यवहार में एक प्रकार की दबंग टाइप की रहना, ये सब टेस्टोस्टेरोन से होता है। साथ में ही आकर्षण, लड़कियों के प्रति यौन इच्छाओं का पैदा होना भी काय की वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन भी। यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षण के विकास और नियंत्रण में सहायक होता है।
लक्षणों का विकास होता है और उनमें सहायक होता है। सभी शुक्र जनन नलिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? शुक्र अपवाहिकाएं। ये क्या बन गई? शुक्र वाहिकाएं बनाती हैं। शुक्र अपवाहिकाएं मिलकर अंत में अधिवृषण वाहिनी में बनती है। सॉरी, ये क्या है? अधिवृषण। ये अंदर ही हो गई क्या? शुक्र अपवाहिकाएं, फिर ये शुक्र वाहिनी है। ठीक है ना? शुक्र अधिवृषण वाहिनी से बनती हैं। वृषण में ही शुक्र जनन नलिकाओं द्वारा शुक्राणु कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। वृषण में शुक्राणु कोशिकाएं अधिवृषण में चली जाती हैं। वृषण से शुक्राणु कहाँ पहुंच जाते हैं? अधिवृषण में, जहां वे संचित होती रहती हैं। और वृषण का प्रमुख कार्य शुक्राणुओं का निर्माण करना और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति करना। अंडरलाइन कर लीजिए। तो वृषण का मेन काम क्या है? शुक्राणु का निर्माण और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण। नर जनन तंत्र की प्रमुख ग्रंथि कौन सी है? वृषण। अरे भैया, अभी हमने वृषण की चर्चा कर रहे हैं जब से। वृषण में क्या बनते हैं? शुक्राणु। तो थोड़ी चर्चा शुक्राणु कर ली हम लोगों ने, समझ में आ गए ना? तो वृषण का मेन काम क्या है भाई? क्या है? शुक्राणु बनेंगे और यहां पर क्या बनेगा? टेस्टोस्टेरोन बनेगा। ठीक है। अब वृषण के बाद में क्या आ जाता है? अधिवृषण। तो मैंने कहा वृषण के ऊपर एक अति कुंडलित संरचना पाई जाती है। अति कुंडलित संरचना पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? अधिवृषण। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एपिडिडिमिस। ये जो है एक प्रकार की ये संरचना, ये क्या कहलाती है? अधिवृषण। तो ये हमारा अंदर ये क्या था? ये था वृषण। क्या था? वृषण। ये क्या है? अधिवृषण। ठीक है भाई, समझ में आ गया? अभिधर्मण यह 6 मीटर लंबी कुंडलित नली है। क्या कह रहे हैं? 6 मीटर की नली है, लेकिन कैसी है? कुंडलित। समझ गए? इसलिए वहीं के वहीं है। ठीक। जो प्रत्येक वृषण के पीछे स्थित होती है। नोट्स में दिख रहा है आप लोगों को? यहां भी दिख रहा होगा। यह क्या है? नोट्स में नहीं दिया, कट कट के दिया है। अरे अधिवृषण देखना पहले। तो अधिवृषण ये नहीं मिल रहा कि यार 6 मीटर लंबी नली कुंडलित नलिका होती है। भैया ये नहीं मिल रहा जो प्रत्येक वृषण के पीछे स्थित होती है, नहीं है। यह वृषण में अच्छी तरह से जुड़ी रहती है, ये भी नहीं है। इसका एक छोर वृषण से जुड़ा रहता है, दूसरा छोर अधिवृषण से आगे बढ़कर शुक्र वाहिका बनाता है। समझ में तो आ रही है ना? ये अधिवृषण हो गया। एक छोर काश जुड़ा है वृषण से और एक छोर काश कायम जा रहा है शुक्र वाहिका में। यही तो कह रहे हैं, अंग्रेजी थोड़ी लिखी है, समझा दिया वही तो लिखा है। भाई अधिवृषण कहाँ है? वृषण के ऊपर है। अधिवृषण का एक छोर काश जुड़ा है वृषण से और एक छोर काश जुड़ा है शुक्र वाहिका से। ठीक, क्लियर है ना? अधिवृषण शुक्राणुओं के प्रमुख संग्रह स्थान का कार्य करता है। मतलब पहले जो अधिवृषण में इकट्ठे होते हैं क्या? शुक्राणु। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि शुक्राणु बनते कहाँ पर है? वृषण। फिर मैंने आपसे ये कहा था ये पहुंच कहाँ जाते हैं? अधिवृषण। फिर मैंने आपसे एक बात हो गई थी, यहाँ ये परिपक्व होते हैं, कही थी। फिर कही थी मैंने, फिर जहां से बह के कहाँ पहुंचते हैं? शुक्राशय में। काय में? शुक्राशय में। शुक्राशय में इकट्ठे होते हैं। शुक्राशय में क्या होती है? इकट्ठे होते हैं और यहाँ से निकल के फिर श्वसन से मादा शरीर में भेज दिए जाते हैं। ठीक है ना? देखो, इसके अतिरिक्त अधिवृषण में शुक्राणुओं का परिपक्वन, अंडरलाइन कर लेना, परिपक्वन कहाँ होता है? प्रश्न बनेगा, बताओ शुक्राणु का परिपक्वन कहाँ होता है? तो क्या लगाओगे? अधिवृषण। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का संग्रह कहाँ होता है? शुक्राशय में। अभी भाई मैंने काम क्या है? शुक्राशय फिर क्यों बनाया गया? अगर स्टोरेज भी वहीं हो जाता अधिवृषण में, सॉरी अधिवृषण में, तो फिर शुक्राशय क्यों बनाया? बात समझ रहे हो ना? बनना कहाँ है? वृषण में। फिर पहुंच कहाँ जाएंगे? अधिवृषण में। वहां जो परिपक्व होंगे, मैच्योर होंगे, फिर आगे पहुंच के शुक्र वाहिका से इकट्ठे कायम हो जाएंगे शुक्राशय। वो शुक्राशय से शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात? इतनी सी बात है। शुक्राणु यही सक्रियता प्राप्त करते हैं। जो सक्रिय होते हैं ना, एक्टिव, चलने मलने के, उनमें पूरे मैच्योर हो गए, तो कहाँ है सक्रियता प्राप्त करते हैं? वो अधिवृषण। अब इसके बाद क्या आ जाती है? शुक्र वाहिका। भाई अधिवृषण के बाद क्या आ गई? शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका का काम क्या है? सीधा शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाना। एक नली है बस, और क्या है?
यह एक पतली नलिका होती है जिसकी भित्तियां मांसपेशियों की बनी होती हैं। अधिवृषण से कैसे शुक्राणु शुक्र वाहिका में पहुंचते हैं। इतनी सी बात है। अधिवृषण से शुक्राणु कहां पहुंचते हैं? शुक्र वाहिका में पहुंचते हैं। और शुक्र वाहिका अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ती है। शुक्र वाहिका, ये शुक्र वाहिका अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ती है। ठीक है, ये शुक्राणुओं को आगे की ओर बढ़ाने का काम करती है। यहां से आगे की ओर बढ़ाने का काम कर रही है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं शुक्राशय। अगला क्या है हमारा? शुक्राशय। तो ये जो ग्रंथि है भाई, ये क्या है? शुक्राशय। ठीक है, जहां पर शुक्र वाहिकाओं से शुक्राणु इकट्ठा होके आ गए। तो देखो क्या लिखा है, यह एक जोड़ी पतली पेशीनुमा भित्तियों वाली रचना होती है। एक जोड़ी मतलब कितने हो गए? दो। कितने हो गए? जोड़ी का मतलब दो ही होता है ना। ये पली युक्त रचना होती है। यह प्रोस्टेट ग्रंथियों के ऊपर स्थित रहता है। प्रोस्टेट ग्रंथि इससे नीचे आ गई। यहां पर क्या होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। ये लिखा है ना प्रोस्टेट ग्रंथि, इसके नीचे ऊपर क्या हो गया? शुक्राशय। देखो ये प्रोस्टेट ग्रंथि है और ये शुक्राशय है। क्लियर? शुक्राशय जो है प्रोस्टेट ग्रंथि को उपस्थित होता है। दोनों ओर के शुक्राशय मिलकर, एक जोड़ी थे मतलब दोनों ओर के शुक्राशय मिलकर स्खलनीय वाहिनी का निर्माण करते हैं। स्खलनीय वाहिनी मतलब क्या है? वह नली जिससे हमारे जो है शुक्राणु बाहर की ओर जाएंगे। क्योंकि स्खलन का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। तो स्खलन वाहिनी मतलब वह नली जिससे शुक्राणु बाहर जाएंगे। तो दोनों ओर के शुक्राशय मिलकर के एक नली बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? स्खलनीय वाहिनी, है ना, का निर्माण करते हैं। शुक्राशय से एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ स्त्रावित होता है। पुरस्थ ग्रंथि, यह मूत्र मार्ग से मूत्राशय तक संबंध रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि। ये देख रही प्रोस्टेट ग्रंथि, या हिंदी में कहते हैं पृष्ठ ग्रंथि। इसका आकार गोल सुपारी जैसा होता है। दोनों पृष्ठ ग्रंथियां संयुक्त होकर एक सामान्य पृष्ठ ग्रंथि का निर्माण करती हैं और इनमें लगभग 2 दर्जन नलिकाएं पाई जाती हैं। मूत्र मार्ग, ये क्या है भाई? अगला ये जो है यहां से यहां तक हमारा मूत्र मार्ग क्या है भाई? ये मूत्र मार्ग। ये मूत्र मार्ग कह दीजिए, चाहे इसी से निकलती हैं। क्या इसी से शुक्राणु निकलते हैं? इसी से मूत्र मार्ग में खुलती हैं। पृष्ठ से एक प्रकार का द्रव स्त्रावित होता है, जिसे पृष्ठ द्रव कहते हैं। यह द्रव शुक्र को विशिष्ट गंध प्रदान करता है। शुक्राणुओं में स्पर्म में एक अलग प्रकार की स्मेल आती है। वो काय की वजह से आती है? जो पृष्ठ ग्रंथि होती है ना, उससे एक चिपचिपा तरल द्रव निकलता है। उसी कारण शुक्राणुओं में या स्पर्म में एक अलग प्रकार की स्मेल या गंध आती। पुरस्थ द्रव शुक्राशय द्रव के साथ मिलकर मूत्र मार्ग में खुलते हैं। वास्तव में इन द्रवों का काम क्या है? कि ये पूरी मूत्र नलिका को जीवाणु रहित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? किसी प्रकार की कोई हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस या कुछ भी इन्फेक्शन कुछ ना इसमें हो। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर ये ना करेंगे तो शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो आपसे कोई पूछे हैं, बताओ कि शुक्राणु में या वीर्य में एक विशेष प्रकार की स्मेल या गंध आती है, उसका कारण क्या है? तो पृष्ठ ग्रंथि से निकला गया द्रव। ठीक है ना? अब लास्ट हमारा क्या है? सिसिन। सिसिन जिसे पेनिस कहा जाता है, ये मांसल अंग है। मांस से बना हुआ, मांसपेशियों और रक्त वाहिनियों की अत्यधिक, ये जो रेड कलर बताया गया है ना आपको, ये रेड कलर इसलिए दर्शाया गया क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा रक्त वाहिकाओं का जाल है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है? सिसिन। सिसिन पुरुषों का संभोग करने वाला अंग होता है। सिसिन के माध्यम से शुक्राणु मादा के प्रजनन तंत्र में पहुंचते हैं।
मूत्र मार्ग मूत्राशय से प्रारंभ होकर, मूत्र मार्ग काय से प्रारंभ होकर, मूत्राशय से प्रारंभ होकर, ये प्रारंभ मूत्र मार्ग मूत्राशय से प्रारंभ होकर श्वसन से गुजर कर उसे ऊपर भाग में खुलता है। श्वसन में अत्यधिक रक्त की आपूर्ति होती है, श्वसन में बहुत ज्यादा रक्त की आपूर्ति होती है, जो उसके जो है जो सख्त होने के लिए अनिवार्य है। साथ ही साथ इसकी पेशियां भी विशिष्ट प्रकार की होती हैं, जो इस प्रकार कड़ापन प्रदान करती हैं। ठीक है। श्वसन शुक्र को शरीर से बाहर निकालकर मादा की योनि वेजाइना के भीतर पहुंचाता है। क्लियर। अब आगे बात करते हैं। ये हमारा नर जनन अंग था, अब ये हमारा मादा जनन अंग है। मादा जनन अंग को पहले समझ लीजिए। मादा जनन अंग में क्या होता है, देखो आपको बताऊं, यहां पर ये जो आपको दिख रही है संरचना, इस संरचना को मैं क्या कहा जाता है, अंडाशय। क्या कहा जाता है? ये जो जनन अंग है ये मादा के उदर गुहा में, मतलब पेट में ये मादा जनन तंत्र पाया जाता है। ये अंडाशय है, अंडाशय से ये नली निकल रही है, ये अंडाशय से ये जो नली निकल रही है, ये जो नली निकल रही है, ये नली को हम बोलते हैं फैलोपियन नलिका। क्या बोलते हैं? दोनों तरफ होती हैं, और ये नली जो है अंडाशय के साथ जुड़ी हुई है, और ये उंगली नुमा संरचना है, ऐसे पकड़ी हुई है ना, इसे बोलते हैं फिब्री। क्या बोलते हैं? फिब्री। ये क्या है भाई? अंडाशय। इसके बाद में, अंडाशय के बाद में भाई ये जो संरचना है, ये जो आपको दिख रहा है, ये कहलाता है गर्भाशय। क्या कहलाता है? ये जो हमारी अंडाशय, ये नली यहां जुड़ गई आके, ये जो है वो क्या है? गर्भाशय। और गर्भाशय से जब हम थोड़े और आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये क्षेत्र कहलाता है ग्रीवा। क्या कहलाता है? ग्रीवा। और इसके आगे का जो क्षेत्र है वो ये क्षेत्र कहलाता है योनि। क्या कहलाता है? योनि। ठीक है। योनि द्वार। ये पूरा मानव मादा जनन अंग है। इसमें तीन चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अंडाशय, जहां पर अंडे का निर्माण होगा। फिर दूसरा अंडवाहिनी, अंडवाहिनी मतलब इसे हम बोलते हैं फैलोपियन नलिका। और तीसरा क्या? गर्भाशय। ये मेन अंग यही है। बाकी ग्रीवा और योनि का सिर्फ इतना सा काम है कि इस रास्ते ही शुक्राणु अंदर आएंगे, यहां तक छोड़ दिए जाएंगे श्वसन द्वारा, और यहां से वो गति करते हैं खुद की दम पर। कौन? शुक्राणु। और वो ये जो अंडा है ना, ये अंडाशय का काम क्या होता है कि इसी में अंडा बनता है, इसी में अंडे का क्या होता है? निर्माण। तो दो अंडाशय हैं तो दो अंडे बनेंगे, पर दोनों अंडे एक साथ नहीं बनते। एक महीने में इस वाले अंडाशय से बनेगा तो अगले महीने में इस वाले अंडाशय से बनेगा। समझ में आ रही है? तो अंडे का निर्माण 12-13 वर्ष की उम्र में होना शुरू हो जाता है। ये अंडा आएगा, और इस अंडे को हमने कहा कि साहब ये जो अंडा है, इस अंडे को हम थोड़ा सा आगे की ओर ले जाते हैं। ज्यादा बट्टू अंडा होगा ये तो इस तरीके से पकड़ा गया। कहां पहुंच गया? ये फैलोपियन नलिका में पहुंचा, और यहां से क्या आ गए थे? शुक्राणु। तो ये शुक्राणु जो है कहां पहुंचेंगे हमारे? ये देखो, ये आ जाओ शुक्राणु, ये शुक्राणु जा रहा है, दिख रहा है क्या आप? हल्का सा। और ये पहुंच गया, और इससे ये मिल गया, और मिल गया तो ये दो ही मिलकर दो जिस्म एक जान हो गए। समझ गए? हजारों शुक्राणु, लाखों शुक्राणु जाते हैं, और लाखों में से एक ही नहीं पहुंच पाए। उनमें लड़ाई होती है आपस में, कौन आगे जाए कौन आगे जाए, और एक आगे जाएगा। और सुनो, पहुंच भी गए तो अंडा में भीतर घुस नहीं पाए, वो घुस भी गए, बहुत सारे भाई मर जाते हैं। एक आध कभी कभार अंदर पहुंचेगा। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है, ध्यान सुन लेना। क्योंकि आप हो तो ब्रह्मांड है, तो सूरज चांद तारे, विचार कल्पना इज्जत पैसा सब, और तुम यहीं बन रहे हो। हमारा सिस्टम यही है, और हम यहीं सब पैदा हुए हैं, और ऐसे ही पैदा हुए हैं। अलग प्रक्रिया कोई की नहीं है।
तो जो जहां अंडाणु शुक्राणु मिले और मिलने के बाद यहां पर जिसे बोलते हैं युग्मनज, ये डिंब है, यही डिंब है, इसी को पिंड कहा जाता है। और यही पिंड बाद में यहां से निकल करके यहां आ जाता है और इस गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। और फिर गर्भाशय में ही धीरे धीरे बच्चे का निर्माण शुरू होता है। एक कोशिका में विभाजन, बहुत सारी कोशिका, समसूत्री विभाजन, यहां पर हो गया था अर्धसूत्री विभाजन, पढ़ाया, कोशिका विभाजन पढ़ाया मैंने। जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री, है ना, मायोसिस। और ये यहां पर हो गया हमारा समसूत्री, माइटोसिस, माइटोसिस, मायोसिस। ये है कौन सा? माइटोसिस, ये मायोसिस। असूत्री, एमाइटोसिस पढ़ाया था। एक कोशिकीय जीवों में असूत्री, शरीर की वृद्धि हो रही है समसूत्री से, और जब बच्चे पैदा हो रहे हैं तो अर्धसूत्री से। ठीक है, एक कोशिका से कोशिकाएं कोशिकाएं बनती गई और आप बड़े होते गए, 9 महीना 280 दिन रहोगे मम्मी के पेट में, ऊपर बाहर निकल जाओ। ठीक है, और आपका जन्म हो गया और आपका संसार शुरू हो गया। जन्म से कहानी शुरू, मृत्यु पर कहानी खत्म। ठीक, अब मानव जनन अंग में, नर जनन अंग में कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल चीजें नहीं है, कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मातृ जनन तंत्र की बात करें तो मातृ जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। भाई कौन कौन से अंग है देख लीजिए एक बार। अंडाशय है, आपको दिख रहा है अंडाशय, अंडवाहिनी, फैलोपियन नलिकाएं, गर्भाशय और योनि, यही है। अंडाशय सबसे महत्वपूर्ण अंग है भाई। अंडाशय, प्रत्येक मादा में एक जोड़ी अंडाशय होता है, दोनों ओर, एक इस तरफ एक इस तरफ। इस उदर के निचले हिस्से में श्रेणी गुहा में दोनों ओर दाएं बाएं एक एक स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय एक अंडाकार ओवल रचना होती है, दिख रही है आपको, अंडागोल रचना होती है। और प्रत्येक अंडाशय लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। ये अंडे का पूरा माप बता दिया है। अंडाशय पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर गुहा से सटा है, अंडरलाइन कर लीजिए, कैसे? पेरिटोनियम झिल्ली से उदर गुहा से सटा रहता है, चिपका रहता है। अंडाशय का बाह्य स्तर एपिथेलियम का बना होता है। बाहर जो लेयर होती है अंडाशय की, ये कैसे बनी होती है? एपिथेलियम। एपिथेलियम आप सब जानते हो, बताओ क्या है एपिथेलियम? किसी को याद आ रहा है क्या? ऊतक, उपकला ऊतक, जिससे बाहरी स्किन बनी होती है, उसे क्या कहा जाता है? एपिथेलियल टिश्यू। पढ़ाए थे ना टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, और कौन सा था? अरे नर्वस टिश्यू। मनुष्य में, जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं ना, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। नहीं पढ़ा है क्या? पर आगे पाठ पीछे सपाट कर रहे हो क्या भैया? ऐसा नहीं करो। अंडाशय का आंतरिक भाग तंतुओं और संयोजी ऊतकों का बना होता है, जिसे हम स्टोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंदर क्या है? स्टोमा, बाहर एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, स्टोमा। अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है भाई? अंडाणु या ओवम का निर्माण। क्या बनता है? ओवम बनता है। ओवम माने अंडाणु बनता है। अंडाशय से 2 हार्मोन निकलते हैं, वेरी मोस्ट, अंडरलाइन करिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कहां से निकलते हैं? ये वही सेक्स हार्मोन है जिस लड़कियों में, लड़कों में एक था ना टेस्टोस्टेरोन, वृषण से बनता था, ऐसे अंडाशय से बनता है क्या? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बनते हैं। भाई इनका वही काम है जो लड़कों में काम था टेस्टोस्टेरोन का। लड़कियों का वक्षस्थल का बड़ा होना, कूलों का चौड़ा होना, आवाज का पतली होना, अंता बालों का उगना, मासिक धर्म की शुरुआत, लड़कों के प्रति आकर्षण, काम इच्छा का पैदा होना, ये सब काय की वजह से हो रहा है? आप ऐसे कह सकते हो एक लाइन में कि एस्ट्रोजन हार्मोन लड़कियों में लड़कियोचित, यानी लड़कियों के लिए जो उचित हैं, लक्षण पैदा करते हैं। समझ में आई क्या मेरी बात? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहां बनते हैं भैया? अंडाणु में बनते हैं। हरामखोर, अंडाशय में बनते हैं, अंडाणु में बनते हैं। अंडाणु तो अंडाणु अंडाशय में बनता है, अंडाणु अंडाशय में बनता है, अंडाणु। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कहां बनते हैं? अंडाशय में बनते हैं। कहां बनते हैं? अंडाशय।
क्या स्त्राव होता है? जो ये ऋतुस्त्राव को नियंत्रित करते हैं, जो मासिक धर्म आता है वो काय की वजह से आता है, इन्हीं हार्मोन्स के कारण आता है। अच्छा, मासिक धर्म क्यों आता है? भाई देव ध्यान सुनिए, एक अंडाणु बन गया, 1 महीने ऐसे बन रहा है, 1 बन रहा है, 12-13 साल की उम्र से बनना शुरू हो गए। 1 मिनट। तो भाई ये जो अंडाणु है, ये अंडाणु का जैसे हमने कहा था ना कि एक जीवन काल होगा, शुक्राणु का अपना जीवन काल है, तो अंडाणु का अपना जीवन काल क्यों नहीं होगा बताओ? तो ये 28 दिन तक जिंदा रहता है। कितने दिन रहता है? 28 दिन में यदि शुक्राणु आ गया और इसको हिट कर दिया तो निषेचन हो जाएगा और बच्चा बनने की प्रक्रिया आगे की ओर शुरू हो जाएगी। और अगर 28 दिन के अंदर इससे शुक्राणु ने हिट नहीं किया, आके इससे नहीं टकराया, निषेचन नहीं हुआ, तो ये नष्ट हो जाएगा। तो ये नष्ट होकर इसी का जो मटेरियल है वो आपके शरीर से बाहर निकलता है, जिसे हम ऋतुस्त्राव, मासिक धर्म आदि के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं काय की? अंडवाहिनी की। तो अंडवाहिनी देख लीजिए आप, अंडवाहिनी व फैलोपियन नलिका की संख्या कितनी है? 2 है, एक इस तरफ वाली और ये इस तरफ वाली। अंडवाहिनी जो गर्भाशय के ऊपरी भाग के दोनों बगल में लगी रहती हैं, तो ये इस तरफ लगी है और इस तरफ लगी है, कहाँ जुड़ रही है? अंडाशय से। प्रत्येक फैलोपियन नलिका लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, अंडरलाइन कर लेना। इस नलिका का एक सिरा गर्भाशय से कहाँ जुड़ा है? गर्भाशय से। और दूसरा कहाँ जुड़ा है? अंडाशय से। और जहां अंडा से जुड़ा वहां पर उंगली नुमा संरचना से क्या कहते हैं? फिब्री। क्या कहते हैं? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसमें पढ़ लेना, अलग से कुछ नहीं बोल रहा हूं, जो यहीं दिख रहा है वही लिखा है। ठीक है, दूसरी ओर अंडाशय और उंगली नुमा समान झालर बनती है। इस झालर को, इस रचना को क्या कहा जाता है? फिब्री कहा जाता है। अंडाणु जब अंडाशय से बाहर निकलता है तब वह फिब्री द्वारा पकड़ लिया जाता है और अंडवाहिनी में भेज दिया जाता। इसने पकड़ लिया, इसमें भेज दिया, और यहाँ से आ गए शुक्राणु, तो यहाँ मिल जाते हैं। याद रख लेना, निषेचन कहाँ होता है? हमेशा अंडवाहिनी में, फैलोपियन नलिका में। ठीक है, लेकिन बच्चे का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय। ठीक है ना भैया? इसके बाद अंडाणु फैलोपियन नलिका गुहा में पहुंच जाता है, फैलोपियन नलिका से अंडाणु गर्भाशय में पहुंच जाता है। फैलोपियन नलिका का प्रमुख कार्य फिब्री द्वारा अंडाणु का पकड़ना और गर्भाशय में पहुंचाना है। अब बात अगला क्या आ गया? गर्भाशय। गर्भाशय जिसे हम क्या बोलते हैं? यूट्रस। ठीक है, गर्भाशय एक नाशपाती के आकार की रचना होती है जो श्रेणी गुहा में होती है। यह लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा, 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसके ऊपर दोनों तरफ अर्थात दाएं और बाएं कोण पर क्या होती है? अंडवाहिनी। दिख रही है आपको? ये अंडवाहिनी है, ये गर्भाशय। ठीक है, होती है। और इसका निचला भाग सकरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? ग्रीवा। क्या कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं। और ग्रीवा आगे की ओर योनि में परिवर्तित हो जाती है। क्या बदल जाती है? योनि में। और गर्भाशय का निचला छिद्र इसी में खुलता है। गर्भाशय की भित्ति पेशीय मस्कुलर काय से बनती होती है? मांसपेशियों से बनी होती है। भित्ति माने क्या? इसकी दीवार काय से बनी है? मस्कुलर टिश्यू मतलब मांसपेशियों से बनी होती है। इसके भीतर खाली जगह होती है। गर्भाशय की भित्ति के अंदर की एक कोशीय स्तर होता है, जिसे गर्भाशय अंतः स्तर कहते हैं। गर्भाशय का प्रमुख कार्य निषेचित अंडाणुओं को, अंडलान करिए, क्या काम है इसका? निषेचित कहाँ हो गए थे? नलिका में। निषेचित अंडाणुओं को भ्रूण परिवर्तन हेतु उचित स्थान प्रदान करना। कौन काम है? अरे जहां होगा तो निषेचन, अब वो मोड़ा मोड़ी बड्डो कायम होएगो गर्भाशय, पलेगो कायम है गर्भाशय। हिंदी में लिखा है बस, और क्या है। अब इसके बाद में योनि, वर्जाइना। यह नली के समान रचना है। यह लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह बाहर तल में गर्भाशय द्वारा फैली रहती है। इसके सामने मूत्राशय तथा नीचे मलाशय स्थित होता है। योनि की दीवार पेशी ऊतक की बनी होती है। योनि का एक सिरा मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर की ओर खुलता है तथा दूसरा सिरा पीछे की ओर गर्भाशय ग्रीवा से जुड़ा रहता है। ये एक छिद्र यहाँ है, योनि में खुल रहा है, और दूसरा काय जुड़ा है? गर्भाशय से, गर्भाशय ग्रीवा से। ठीक है, जुड़ा रहता है। योनि के शरीर से बाहर खुलने वाले छिद्र को योनि द्वार कहते हैं। ये योनि द्वार है। ठीक है, योनि की दीवार में वेरी मोस्ट वाल, अंडरलाइन कर लीजिए, वाल्वोरीथल ग्रंथियां पाई जाती हैं। संभोग से पहले, जिस सेशन से लिक्विड पदार्थ निकलता है ना, ऐसे ही संभोग से पहले स्त्रियों के शरीर से भी एक लिस्ट सा तरल पदार्थ निकलता है। वो काश निकलता है? वाल्वोरीथल ग्रंथियों से।
चिकना पदार्थ जो कि श्वसन को आसानी में से अंदर प्रवेश करने में सहायता पैदा करता है। यह चिपचिपा द्रव है, यह द्रव संभोग के समय योनि को चिपचिपा बनाता है और योनि एवं मूत्र वाहिनी के द्वार के ऊपर एक छोटा सा मटर पीस के दाने के जैसा उभार होता है। यहाँ पर इस पॉइंट में ये बहुत संवेदनशील होता है, जिसे क्या कहते हैं, भग शिश्निका कहते हैं। यह अत्यंत उत्तेजक होता है, जिसे स्पर्श करने या शिशन के संपर्क में आने पर स्त्री को अत्यधिक सुखानुभूति होती है। मैथुन के समय शिशन से वीर निकलकर योनि में गिरता है और योनि इस वीर को गर्भाशय में पहुंचा देती है। ठीक है, तो अब अपना थोड़ा सा इसमें रह गया है बच्चे का निर्माण। ट्विंस कैसे हो जाते हैं, बच्चा पैदा कैसे होता है, और लड़का कैसे बनता है, लड़की कैसे बनती है, मतलब ये कंप्लीट हुआ नहीं, इसमें थोड़ा और आगे चलेंगे, समय हो गया है, अपन कल पढ़ लेंगे बाकी। ठीक है।